हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th सोशियोलॉजी चैप्टर 1 चल रहा है हमारा। इसमें हमारा टॉपिक है प्लूरैलिटीज एंड इनइक्वालिटीज अमंग सोसाइटी। अब देखो, प्लूरैलिटी का मतलब और इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इसको समझने की हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं। अगर हम किसी भी वर्ल्ड में बोलें कि हम एक सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो फॉरेनर्स के लिए क्या होगा उसका मतलब? इंडियन सोसाइटी। बट क्या सच में हमारी सोसाइटी इंडियन सोसाइटी तक सीमित है? अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रॉम विच सोसाइटी यू बिलोंग, तो आप किसी ना किसी कास्ट का नाम दे सकते हैं, ट्राइबल का नाम दे सकते हैं, लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज बेसिस पे वो सोसाइटी हो सकती है, एथनिक बेसिस पे हो सकती है कि एथनिसिटी के आप किस जगह पैदा हुए हैं, किस हिसाब से आप रहते हैं। तो जो डाइवर्सिटी है ना सोसाइटी टर्म में, ये बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड, हर एक इंसान से ये बहुत अलग है। और ये पता चलता है, एक बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं सत्यजीत रे, उन्होंने फिल्म बनानी थी अपनी, तो उन्होंने दे आर लाइक कि मैं अपनी फिल्म में इंडिया को कैसे दिखाऊं, क्या मैं एक सिटी दिखाऊं या एक गांव दिखाऊं जिसमें काउज जो हैं वो ग्रेस कर रही हैं, या मैं शेफर्ड दिखाऊं जो कि फ्लूट प्ले कर रहा है, या फिर एक बोटमैन सॉन्ग दिखाऊं, या फिर मैं वक्त में जाके गॉड्स एंड डेमन्स दिखाऊं, या फिर वो लड़ाई दिखाऊं जहाँ पे भाइयों ने भाइयों को ही मार डाला था, या फिर जो मैं प्रेजेंट में अपने सामने देख रहा हूँ वो दिखाऊं। बहुत ये जो क्वेश्चन था ना सत्यजीत रे का, ये क्वेश्चन एक्चुअली सोसाइटी का, सोशोलॉजी का क्वेश्चन है कि सच में सोसाइटी है क्या और उसको आप किस तरीके से दिखाओगे। सत्यजीत रे के ये कमेंट थे। बट उसके अलावा अगर हम एक और सोशलॉजिस्ट का अकाउंट देखें, वो बिल्कुल अलग है। वो बोलते हैं कि उन्होंने दलित देखा एक विलेज में, तो ही वॉज सिटिंग ऑन अ डस्टी रोड, वो रोड पे बैठे थे एक स्मॉल रूफ टी शॉप के पास, अपना उनका गिलास, अपना सॉसर था, और शॉपकीपर उनको ऐसे कुछ देख रहा था एज इफ वो टी खरीदना चाहते हैं। तो आप ये देखो सिंपल सी ये चीज़ कि दलित्स को कितनी गंदी नज़रों से देखा जाता था कि ये कितने बुरे लोग हैं या कितने खराब लोग हैं, अनटचेबल्स हैं ये। दैट काइंड ऑफ सोसाइटी वी वर लिविंग विद। सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब ये डिफरेंसेस जो अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस नेम इन द सोशियोलॉजी एंड इवन इन द लाइफ। वो इनइक्वालिटीज़ को क्या डिस्क्राइब करते हैं कि कुछ इंडियन रिच हैं, कुछ नॉट, सम आर वेल एजुकेटेड, सम इलिटरेट हैं, कुछ लग्जरी में जी रहे हैं, कुछ को थोड़ा सा भी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कुछ पॉलिटिकली पावरफुल हैं, कुछ पावरफुल नहीं हैं, कुछ के पास ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ के पास नहीं है, कुछ को रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता है पुलिस के द्वारा, कुछ को नहीं। सो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज़ जिनकी बात उन्होंने करी थी। ये देखो, ये न्यूज़पेपर कटिंग शो कर दी है। इधर लिखा है कि हंगर किल्स द वर्ल्ड, कि भूख से इंसान मर रहा है। दूसरा ये है कि मोटा होके इंसान बहुत बीमार हो रहा है। सो इंडिया इज अमंग टॉप 10 ओबेस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो दिस इज सो कॉन्फ्लिक्टिंग कि दो चीज़ें कितनी अलग है, दो विजुअल्स कितने अलग हैं। अब है इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी। इसका बैकग्राउंड देख के अब हम मेजर अपने सब्जेक्ट पे आ सकते हैं। तो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, आपने ये सब सारी चीज़ें देखी। अब हमारा डिस्कशन फिर इंडिविजुअल थॉट से किस पे आ गया? सोसाइटी पे आ गया, इकोनॉमी पे आ गया, पॉलिटिक्स पे आ गया। सब कुछ मिल के इंडिविजुअल को इफेक्ट कर रहे हैं और सारे इंडिविजुअल मिल के सोसाइटी को इफेक्ट कर रहे हैं। तो फॉर सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, ग्रुप एंड सोसाइटीज। मेजर अगर आप एक लाइन लिख सकते हो सोशोलॉजी के बारे में, तो आप सिंपली अभी स्टार्टिंग फेज में ये लिख सकते हो कि इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, ग्रुप एंड सोसाइटी। तो सोशोलॉजी इज नॉट द फर्स्ट सब्जेक्ट टू डू सो। सोशोलॉजी कोई ऐसा पहला सब्जेक्ट नहीं है ये काम करने के लिए। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जिसमें ये काम होता है, जैसे फिलॉसफी हो गया, या आप साइकोलॉजी वगैरह में भी ये देखते हो। स्टिल दिस सब्जेक्ट इज वेरी डिफरेंट। हाउ दिस सब्जेक्ट इज वेरी डिफरेंट? क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो जिसमें यू आर नॉट इवन यूजिंग योर कॉमन सेंस। जैसे हम देखें कि ये डेवलप कब होता है। सोशोलॉजी डेवलप एट द टाइम ऑफ जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे। लोग नहीं समझ पा रहे थे कि वो चेंजेस से कैसे डील करें। इसलिए एक ऐसे सब्जेक्ट की डिमांड आई जो समाज को समझे, जो समाज के वैल्यूज़ को समझे।
तो सोशलॉजिस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इसमें फिर एक सवाल ये आता है कि क्या सोशलॉजिस्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, उसके अपने थॉट्स विचार नहीं होते, क्या इस सब्जेक्ट का कोई वैल्यू नहीं है? आंसर इज नो। इस सब्जेक्ट की वैल्यू है, सोशलॉजिस्ट के थॉट्स की भी वैल्यू है, बट उस वैल्यू को वो फैक्ट से ओवरराइड नहीं करते। वो बस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और आपको जवाब देने की बजाय वो बस आपसे सिर्फ एक सवाल करके चले जाते हैं और उस सवाल के कई सारे जवाब हो सकते हैं। सो पीटर बर्गर एक अनयूजुअल और इफेक्टिव कंपैरिजन बोलते हैं टू मेक द पॉइंट इन एनी पॉलिटिकल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कि इट इज द एडवांटेज टू कैप्चर द इंफॉर्मेशन यूजिंग द इंटेलिजेंस ऑर्गन ऑफ अपोजिंग साइड। वो बोल रहे हैं कि आपको अगर किसी को भी हराना होता है या दो मिलिट्री लड़ाई चल रही होती है तो इंटेलिजेंस फोर्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क चलता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको चाहिए, लेकिन वो जो इंटेलिजेंस एजेंट होंगे दैट शुड बी फ्री ऑफ बायस, यानी कि किसी भी भेदभाव से उनको फ्री होना चाहिए। सो एक स्पाई अगर अपनी रिपोर्टिंग करते टाइम अपनी आइडियोलॉजी, अपने एम्बिशंस उसमें जोड़ देगा तो आप तक सही इंफॉर्मेशन कभी पहुंचेगी ही नहीं। स्पाई आपको आके क्या बताएगा कि सच में हुआ क्या है, रादर देन इट्स ओन साइड। अपनी साइड वो कभी नहीं बताएंगे, वो जस्ट आपको बोलेंगे कि हाँ समाज में, सोसाइटी में ये चल रहा है, उस जगह ये चल रहा है सर या मैम आप ये देख लो। तो उसके बाद फिर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होगी वो अपना फैसला देती है। तो ऐसे ही सेम विद सोशलॉजिस्ट, क्योंकि सोशलॉजिस्ट भी एक तरीके का स्पाई है सेम वे में। उसका जॉब सिर्फ रिपोर्ट करना है सब चीज़ें एक्यूरेटली, रादर देन मेकिंग सो डीप इंटरप्रिटेशंस अबाउट इट। वो इंटरप्रिटेशन बना सकते हैं बट वो ऐसा नहीं है कि आपको उन इंटरप्रिटेशंस पे बिलीव करना ही करना है। तो क्या इसका मतलब है कि सोशलॉजिस्ट की कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? आंसर इज ऑफ कोर्स नो। होती तो है, बट उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो सिटीजन तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, क्योंकि इट्स नॉट लाइक अ मैथ्स। कोई ये मैथमेटिकल साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं है जिसका एक ही आंसर होगा, एक सवाल के कई जवाब होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं गरीबी क्या है, तो फॉर यू पॉवर्टी कुड बी डिफरेंट, फॉर सम अदर पीपल पॉवर्टी कुड बी डिफरेंट। सो देर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस सब्जेक्ट। तो सोशलॉजी हैज फ्रॉम इट्स बिगनिंग अंडरस्टूड इटसेल्फ एज अ साइंस। शुरू में इट वाज वर्किंग लाइक अ साइंस, क्योंकि इसमें कोई कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन नहीं होती, कोई फिलोसफिकल ऑब्जर्वेशन नहीं होती है। सोशलॉजी बाउंड है साइंटिफिक कैनन्स ऑफ प्रोसीजर के, यानी कि जो स्टेटमेंट जिस पे सोशलॉजिस्ट अराइव होंगे वो किसी ना किसी ऑब्जर्वेशन से, किसी ना किसी रूल से, किसी ना किसी एविडेंस से वो उस ऑब्जर्वेशन पे अराइव हो पाए होंगे। तो जो भी उनको फाइंडिंग्स मिलेगी उसके साथ उनको अपने फैक्ट्स प्रस्तुत करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हम उनकी बातों पे बिलीव कर पाएंगे। तो देयर हैज बीन कंसिडरेबल डिबेट विद द सोशियोलॉजी अबाउट डिफरेंस बिटवीन नेचुरल साइंस एंड ह्यूमन साइंस। अब देखो साइंस भी दो टाइप की होती है, एक है नेचुरल साइंस, एक है ह्यूमन साइंस। तो सोशियोलॉजी कौन सा साइंस है, इस पे भी काफी सारी डिबेट्स हमको देखने को मिलती है। क्या ये क्वांटिटेटिव है, क्या ये क्वालिटेटिव है? क्वांटिटेटिव यानी कि जिसको आप नंबर्स में डिफाइन कर सकते हो, या ये सिर्फ क्वालिटी है? सो कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें धीरे धीरे पढ़ेंगे। हमको चैप्टर वाइज जो और थ्योरी वाइज जो भी हम सब चीज़ें सीखते जाएंगे, हम धीरे धीरे सब चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो इस बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें ये सारे मेथड हैं। अब टॉपिक है सोशलॉजी एंड कॉमन सेंस। तो हमने पहले ही देख लिया कि सोशलॉजी में हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं, पर ऐसा नहीं है, होता नहीं है। कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आएगी, सोशलॉजिस्ट को समझ ही नहीं पाएंगे, बट हाँ वो अपना थॉट उसके अंदर ऐड नहीं करते हैं। सो वी हैव सीन हाउ सोशलॉजिकल नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम थियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल। तो जो कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशन है, इट इज जनरली बेस्ड ऑन व्हाट मे बी नेचुरलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन। यानी कि अगर आप किसी को कॉमन सेंस बोलो, किसी चीज़ को कॉमन सेंस बोलो, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड होगा, कि वो कोई नेचुरलिस्टिक या फिर इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशन होगी, यानी कि मैंने अपने कॉमन सेंस से वो आंसर दिया। A naturalistic explanation for behavior rests on assumption that one can really identify natural reasons for behavior. But sociology is a subject that is not limited to the natural and individual experiences. That is very much widened in the perspective of the society. तो सोशलॉजी ब्रेक करेगा बोथ कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन को और आइडियाज को फिलोसफिकल थॉट से,
ये चीज़ बिल्कुल सेम नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल अलग है। सो इट डज नॉट ऑलवेज और इवन जनरली लीड टू स्पेक्टेक्युलर रिजल्ट्स। ऑब्वियसली बात है, आप सोचो कि आपने एकदम से रिसर्च किया और उस रिसर्च का कोई रिजल्ट निकल जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है इसका कोई स्पेक्टेक्युलर रिजल्ट आपको तुरंत देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, जो जैसे आप जी रहे हैं, जो भी सब चीज़ें चल रही हैं, उसका कोई मीनिंग आपको ज़रूर समझ में आएगा कि किस तरीके से सब चीज़ें जो हैं वो मैनेज आउट हो रही हैं। सो सोशलॉजिकल नॉलेज में आपको सोसाइटी को समझने की एक अच्छी समझ मिलेगी, आपका नज़रिया बदल जाएगा। आप पूछोगे कि अगर मेरे ये विचार हैं तो ये मेरे विचार क्यों हैं और इस विचार होने के रीज़न क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत बेसिक बात अगर मैं बताऊं, तो किसी से अगर पूछे पॉवर्टी क्या है, तो नेचुरलिस्टिक वे में आप क्या बोलोगे कि लोग गरीब क्यों है, क्योंकि उन्हें काम करना अच्छा नहीं लगता, वो ऐसी फैमिलीज से आते हैं जो गरीब है, बजट नहीं बनाना आता इन्हें, इंटेलिजेंट लोग नहीं है वो, उन्हें सब चीज़ें कुछ भी करना नहीं आता। पर ये अगर आप सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो कहेगा नहीं, गरीब कोई इसलिए नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहता है, गरीब वो इसलिए है कि सोसाइटी ने उसे स्ट्रक्चर ही वैसा प्रोवाइड करा के दे रखा है। तो जो क्लास में जिस हिसाब से सब चीज़ें डिवाइड हो रखी है सोसाइटी में, उस डिवीज़न की वजह से वो गरीब है, उस सोशल स्ट्रक्चर की वजह से वो गरीब है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बेसिक अगर मैं बात करूँ आपसे, तो किसी आप रिक्शे वाले से पूछो कि उसका ड्रीम क्या है, तो उसका सबसे बड़ा ड्रीम होगा ऑटो लेना। पर वहीं आप किसी डॉक्टर से या किसी बड़े इंसान से, किसी मिनिस्टर से पूछो कि तेरा ड्रीम क्या है, तो उसको वर्ल्ड पे रूल करना होगा। सो इट इज़ नॉट अबाउट कि वो काम नहीं करना चाहते, इट इज़ ऑल अबाउट कि उनका माइंड ही उतना ओपन नहीं है, उनकी सोच ही उतनी ओपन नहीं है कि उन्हें जाना कहाँ तक है। तो सोशलॉजी वो सोच सिखाती है कि उस सोच तक आप पहुंचोगे कैसे। सो अब आते हैं अनसस्पेक्टेड कनेक्शंस। अब देखो अनसस्पेक्टेड कनेक्शंस में इसमें क्या हुआ था, ये केस दे रखा है। उस केस में आफ्टर कारगिल वॉर, बहुत बेहतरीन वॉर लड़ा था हमारे सैनिकों ने, वो हमने जीता। पर कारगिल वॉर के बाद जो था, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो शहीद लोग हुए हैं उनकी फैमिली को पैसे देने की बजाय हम उनकी वाइफ्स को पैसे देंगे। क्योंकि ये तब की बात है जब वुमेन को कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं हुआ करते थे, अब भी वुमेन को प्रॉपर्टी राइट्स ना के बराबर है। ससुराल में तो अगर उनके हस्बैंड को कुछ हो जाए तो वुमेन को कुछ नहीं मिलता। सो गवर्नमेंट डिसाइडेड कि जो कारगिल वॉर का पैसा आएगा वो सब विडोज को दिया जाए, विडोज को ट्रांसफ़र किया जाए। बट इसके अगेंस्ट सोसाइटी ने क्या किया कि जो उनकी घर की बहुएं थी, जिनके हस्बैंड्स की डेथ हुई थी, उनकी ज़बरदस्ती उनके देवर से शादी करवा दी गई। कई बार वो देवर 6-6, 7-7 साल के थे, बच्चे थे, और उन बच्चों से उनकी शादी करवा दी गई ताकि घर का पैसा घर में रहे। सो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, बट सोसाइटी ने उस पर रिएक्ट कितनी गलत तरीके से किया। क्योंकि सोसाइटी की सोच क्या है, आज भी सोसाइटी एक पैट्रीलिनियल सोच पे चलती है, पैतृक सोच पे चलती है। आज भी पिता का नाम बच्चों को ट्रांसफर किया जाता है, माता का नाम नहीं ट्रांसफर किया जाता। तो आप एज अ गवर्नमेंट आपने डिसीजन ले लिया, बट एज अ गवर्नमेंट वो चीज़ें, एज अ सोसाइटी आप उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करोगे, दैट यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ने अगर कुछ अच्छा किया तो सोसाइटी में जाके वो आपको अच्छा ही देखने को मिल रहा है। देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि उसको पीपल जो ले रहे हैं वो बहुत ही गलत तरीके से ले रहे हैं। सो चीज़ें ऐसी हों कि ग्राउंड लेवल पे भी वो वर्क करें। आपने ऊपर मिनिस्टीरियल लेवल पे उसको सही तरीके से सोच लिया, लेकिन व्हेन यू रीच टू द ग्राउंड लेवल यू सी कि वैसा रिजल्ट आया ही नहीं है, रिजल्ट वॉज नॉट एट ऑल वॉट यू एक्सपेक्टेड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पार्ट। इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो।